welcome to Learning Sessions. I'm Himanshi and today we are going to discuss very important questions on chapter number 3 of KYC. तो आप अगर KYC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प देम रिवाइज द टॉपिक्स। और अगर आपको ये कोर्स फुल डिटेल में स्टडी करना है तो आप जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप, जो ऐप स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल होगा। एंड इस कोर्स के अंदर हम आपको करवाएंगे फुल डिटेल में कॉन्सेप्ट वीडियोस, हम आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे, PDF नोट्स भी। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से इस कोर्स में एनरोल कर दीजिए क्योंकि अभी आपके लिए एक कूपन कोड अवेलेबल है एंड द कूपन कोड इज फ्लैट 50। यहाँ पे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा इस कोर्स के ऊपर। सो आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। ओके, तो चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स लुक इनटू दिस। तो ये क्या बोल रहे हैं? In the case of a company applying to open an account, why is the identification of both ownership and management group necessary under KYC? तो KYC करवाने के लिए हमें मालूम है कि एक कंपनी अगर जाती है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्टली, कंपनी की जो ऑनरशिप है उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी जरूरी है एंड मैनेजमेंट की भी आइडेंटिफिकेशन करनी जरूरी होती है। अंडर व्हाट? अंडर PMLA रूल्स। अभी उन्होंने पूछा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। So first of all, because the two are always the same individual. Number 2, to satisfy RBI's requirement to reduce tax fraud. Number 3, because the segregation of ownership and management can obscure true control. And number 4, only because listed companies require higher due diligence. तो एक एक करके ये ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है, राइट? तो सबसे पहले, ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेम पर्सन नहीं होते बिकॉज दैट इज व्हाट अ यूनिक फीचर ऑफ अ कंपनी सेटअप। बिकॉज कंपनी के अंदर क्या होता है, ऑनर्स आर डिफरेंट पर्सन जो शेयर होल्डर है एंड मैनेजमेंट के लिए वो लोगों को, एग्जीक्यूटिव्स को हायर भी कर सकते हैं। दे कैन बी द सेम पर्सन बट दे आर नॉट नेसेसरली ऑलवेज द सेम पर्सन। सो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। देन टू सेटिस्फाई RBI's रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस टैक्स फ्रॉड। अब RBI ने रिक्वायरमेंट KYC की लगाई है जिसमें बहुत सारे उसके पर्पज हैं एंड वन ऑफ द पर्पज इज व्हाट? टू रिड्यूस टैक्स फ्रॉड, बट it is not the main motive of why we are doing this segregation. Then because the segregation of ownership and management can obscure true control. तो ये ऑप्शन जो है हमारा, ये एक्चुअली में हमारे पर्पस को आइडेंटिफाई करता है। बिकॉज अगर हम कंपनी को चलाने वाले लोग और उसकी एक्चुअली उसको कंट्रोल करने वाले लोगों में डिफरेंस हम देख पाते हैं, तभी हम मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को अच्छे से आइडेंटिफाई करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। एंड ऑप्शन 4, ओनली लिस्टेड कंपनीज रिक्वायर हायर ड्यू डिलिजेंस, इज इनकरेक्ट एंड द रीजन इज क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के अंदर KYC की बेनिफिशियल ओनर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है, राइट? तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम KYC, नॉट फ्रॉम KYC, द बेनिफिशियल ओनरशिप रिक्वायरमेंट। Then question 2, which of the following is not a required document for opening a partnership firm account under KYC norm? अब एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करनी है, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है? ठीक है, तो एक पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा अगर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। पार्टनरशिप डेट भी उनकी होनी चाहिए एंड पैन भी होना चाहिए उनके पास। एक फर्म के पास पैन तो हर केस में ही हमें मैंडेटरीली रिक्वायर्ड होता है, बट लास्ट में आ जाता है कंपनीज इन कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है, क्या वर्ड है? कंपनी वर्ड यूज किया गया है, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? हमारा ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर पार्टनरशिप। फिर क्वेश्चन 3, LLPs मस्ट आइडेंटिफाई बेनिफिशियल ओनर्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो याद करो, LLP कौन से एक्ट के अंदर होती है? LLP एक्ट 2008 के अंदर बनती है, राइट? एंड इनके अंदर बेनिफिशियल ओनर हमने किसको बोला था? दो कंडीशंस थी, कौन कौन सी? फर्स्ट,
15% और मोर क्या होना चाहिए आपका, पार्टनरशिप में स्टेक होना चाहिए। एंड सेकंड ऑप्शन क्या था, आप क्या होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी आप बेनिफिशियल ओनर मानते हो, राइट। तो ये दो कंडीशन जो पर्सन फुलफिल करेगा वो क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल ओनर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Then at the question 4, why are trusts generally considered high risk under KYC norm? तो ट्रस्ट को हाई रिस्क क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज ऑफ द मिसयूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसका मिसयूज किस तरह से होता है ट्रस्ट का, जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग करते हैं वो क्या करते हैं, फंड्स का फ्लो कर देते हैं थ्रू ट्रस्ट एंड उसको शो क्या कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक कॉज के लिए कर रहे हैं, हम चैरिटी कर रहे हैं, हम एनजीओ को पेमेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, अपने इलीगली फंड्स का फ्लो कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाता है इसलिए हाई रिस्क ऑलवेज, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ड्यू टू देयर फ्रीक्वेंट यूजेज इन हवाला एंड टेररिज्म रिलेटेड फंडिंग, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द की डिफरेंशिएटिंग केवाईसी फीचर फॉर एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मेन डिफरेंशिएटिंग केवाईसी फीचर क्या होता है। तो बाकी सब में हम क्या करते हैं, बाकी सब जो भी एंटिटीज होती हैं उनका लीगल रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट गवर्न कर रहा है उसको, एलएलपी को, ट्रस्ट को, हर एक के लिए रिस्पेक्टिव एक्ट से गवर्न करने के लिए। बट एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की कोई भी लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, इसलिए जो भी बॉडी इनको मैनेज कर रही है, मीन्स जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इनको मैनेज कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या मान लेते हैं, बेनिफिशियल ओनर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या हो जाता है इसमें, दैट दे ऑफन लैक अ स्पेसिफिक लीगल स्ट्रक्चर, बिकॉज कोई स्पेसिफिक एक्ट उनको गवर्न नहीं कर रहा, हैंस रिक्वायर आइडेंटिटी ऑफ मैनेजिंग बॉडी। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है, डिफरेंशिएटिंग फीचर है। अब ये जो बाकी के ऑप्शन दिए हैं, दे ओनली रिक्वायर अ पैन एंड यूटिलिटी बिल। अब ये पैन वाली रिक्वायरमेंट तो सबके केस में होती है, एंड ये दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दे नीड नोटराइज्ड डिक्लेरेशन ओनली। ये तो एम मतलब ऑप्शन बनाया हुआ है, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट। एंड लास्ट, दे मस्ट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज रजिस्टर होती है। तो आपको समझ आ गया कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस बेस्ट जस्टिफाइज एग्जम्पशन फ्रॉम आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियल ओनर इन कंपनीज। कंपनीज के अंदर बेनिफिशियल ओनर की जो एग्जम्पशन है वो उसको बेस्ट जस्टिफाई क्या करता है, मतलब कौन इनमें से कौन है जो एग्जाम्प्ट है बेनिफिशियल ओनर से। तो 5 साल वाली कोई कंडीशन हमने नहीं पढ़ी, ना ही हमने कहीं पे ये पढ़ा कि 3 से कम डायरेक्टर है तो आपको बेनिफिशियल ओनर नहीं आइडेंटिफाई करना। बट अगर एक लिस्टेड कंपनी है या एक क्या है, सब्सिडरी कंपनी है लिस्टेड कंपनी की, तो उन लोगों को क्या है, एग्जाम्पशन प्रोवाइड करेगी है किससे, फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पशन। नेटवर्थ वाला भी कोई कंडीशन हमने नहीं पढ़ा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ पूल्ड अकाउंट। पूल्ड अकाउंट क्या होते हैं, जहां पर लोगों से लाइक बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके हम क्या कर रहे हैं, एक ही सोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इस तरह के बहुत सारे फंड होते हैं, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है, राइट, रियल रीट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होती है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, पूल्ड अकाउंट होते हैं। इनके अंदर केवाईसी की क्या मेन रिक्वायरमेंट रहती है। सो ऑप्शन क्या है हमारे पास, कंडक्ट वीडियो केवाईसी ऑफ ऑल इन्वेस्टर। अब आपको मान लो कि नहीं पता इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आप लॉजिक भी लगा सकते हो। पूल्ड अकाउंट क्या होता है, अब एक म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे लोग, मीन्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल और इवन इन लैक्स लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप सारे इन्वेस्टर्स का केवाईसी करोगे उस फंड के लिए, नहीं। तो ये क्या है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ये चीज, राइट। तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। देन वेरीफाई फंड मैनेजर्स पैन ओनली, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैनेजर का पैन लेने से कुछ नहीं होगा, उस पर्सन की कुछ ऑनरशिप नहीं है। मैनेजर्स आर डिफरेंट, ओनर्स आर डिफरेंट।
Then obtain documentary proof of registration and due diligence of the fund. Now this is the correct option. इसका रीजन क्या है, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, दे आर गवर्न्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड सेबी एक्ट के अंदर इनको रेगुलेट भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके लिए मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर कोई म्यूचुअल फंड, अगर कोई पूल्ड फंड जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन अपना ऑपरेट करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत सिवियर पेनल्टीज होती है, लाइक करोड़ में पेनल्टीज उनके ऊपर लगाई जाती है अगर आप सेबी एक्ट पढ़ोगे तो। इस वजह से क्या है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना जरूरी है, क्योंकि अगर बैंक भी इस चीज को चेक नहीं करेगा देन बैंक के ऊपर भी पेनल्टी आएगी। एंड सेकंड, ड्यू डिलीजेंस ऑफ फंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है किस चीज के लिए, टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम। जो हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम जैसे पोंजी स्कीम्स हो गई है ना, ऐसी सारी जो स्कीम चल रही होती है उससे बचाना किसकी जिम्मेदारी है, बैंक की। तो इसलिए केवाईसी करते वक्त बैंक क्या मांगेगा म्यूचुअल फंड से, रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, और दूसरे नंबर पे कि फंड्स का ड्यू डिलीजेंस अच्छे से हो रहा है, जिस पर्पज के लिए फंड्स लिए गए थे क्या उसी के लिए यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। काफी अच्छा क्वेश्चन था बिकॉज हमने कुछ बहुत सारे टॉपिक उसके थ्रू रिवाइज कर लिए, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Why is additional documentation required for proprietary firm under RBI KYC direction? तो प्रोप्राइटरी फर्म क्या होती है, जो एक ही इंडिविजुअल चला रहा है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल बहुत सारी फर्म्स में ओनर हो सकता है एंड अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है फर्म का। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। सो पार्टनरशिप्स आर इलीगल विदाउट अ लाइसेंस। नहीं, पार्टनरशिप में कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होता। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, मल्टीपल फर्म्स कैन बी ऑपरेटेड बाय सेम पर्सन मेकिंग फ्रॉड इजियर। तो प्रोप्राइटरी फर्म के अंदर सेम पर्सन जो है वो बहुत सारी फर्म्स बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड वो फर्म्स के अंदर इधर उधर पैसा घुमा के इजीली फ्रॉड कर सकता है। तो येस, दैट इज द मेन रिस्क फैक्टर इन द प्रोप्राइटरी फर्म। इसलिए हमें एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए देखने के लिए कि ये जो इसने हमें एक्स्ट्रा बिजनेस दिखाया है, ये बिजनेस एक्चुअली में है भी या नहीं, या जस्ट एक पैसे इधर उधर घुमाने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए ये हमें फेक बिजनेसेस दिखा रहा है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 8 की डॉक्यूमेंटेशन क्यों रिक्वायर्ड है एडिशनल। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इन नॉमिनी अकाउंट्स और फिडिशरी अरेंजमेंट्स विच इंफॉर्मेशन इज नॉट मैंडेटरी। हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है इन नॉमिनी अकाउंट्स और फिडिशरी अरेंजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिटी ऑफ द इंटरमीडियरी इज इंपॉर्टेंट, राइट। देन पर्पज ऑफ द अरेंजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मंथली टर्नओवर एक्सपेक्टेशन और आइडेंटिटी ऑफ द फंड प्रोवाइडर। अब आइडेंटिटी ऑफ द फंड प्रोवाइडर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फंड जो प्रोवाइड कर रहा पर्सन वो कौन है, किसके भी हाफ पे आप कर रहे हो ये अकाउंट ऑपरेट, बट मंथली टर्नओवर वाली कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती केवाईसी में। तो ऑप्शन नंबर 9 दैट दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। देन क्वेश्चन 10 देखते हैं, फॉर अ नॉन फेस टू फेस कस्टमर यूजिंग ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई। मतलब अगर एक कस्टमर है जो नॉन फेस टू फेस केवाईसी करवा रहा है, ई केवाईसी करवा रहा है, तो उसके ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो जाती है। देर इज नो क्रेडिट सीलिंग। तो ये चीज गलत है, क्योंकि ओटीपी बेस्ड अगर करवाएगा तो क्रेडिट की लिमिट एक हम सेट करते हैं। देन मैक्सिमम लोन अलाउड इज 1 लाख। टोटल क्रेडिट मस्ट नॉट एक्सीड 2 लाख इन ईयर एंड बैलेंस लिमिट इज 5 लाख। तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है अप्लाई होती है इन केस ऑफ ओटीपी बेस्ड अकाउंट। तो दैट इज क्रेडिट की लिमिट जो है 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपके ड्यूरिंग द ईयर। दिस इज द कंडीशन दैट अप्लाइज, ओके। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, फॉर अ फॉरेन स्टूडेंट, ठीक है, एक फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट अगर है तो उसके लिए कौन सी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी अगर विद इन द फर्स्ट 30 days ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। मतलब फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट है तो उसके अंदर 30 दिन के अंदर कौन सी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी। फर्स्ट ऑप्शन, नो कैश विड्रॉल इज अलाउड। ऑप्शन नंबर 2, मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट इज 25,000। ऑप्शन 3, इनवर्ड रिमिटेंस मस्ट नॉट एक्सीड $1,000। एंड ऑप्शन नंबर डी, अकाउंट कैन नॉट रिसीव फॉरेन फंड। इनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो इट वाज ऑप्शन नंबर सी कि आपको 23 दिन के अंदर अंदर जो है
$1,000 से ज़्यादा का इनवर्ड आप फंड रिसीव नहीं कर सकते हो, ये लिमिट आपके ऊपर अप्लाई की जाएगी। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट या नो कैश विड्रॉल, ये इरेलीवेंट है। एंड जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट, क्योंकि अकाउंट फॉरेन स्टूडेंट का है तो उसको फॉरेन से रिमिटेंस तो लेनी पड़ेगी, तो फॉरेन फंड तो इंक्लूड होंगे उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा हो गया करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 12, वाई आर कोरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग अरेंजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स कंसिडर रिस्की। मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग अरेंजमेंट जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से क्या ले रहा है, फॉरेन बैंक से बैंकिंग सर्विसेज ले रहा है, उस अरेंजमेंट को रिस्की क्यों कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन ए दैट कोऑपरेटिव्स डोंट फॉलो एएमएल नॉर्म। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स हो या मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, उनको कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग अरेंजमेंट जो कोऑपरेटिव बैंक कर रहे हैं वो एएमएल के रिस्क को फॉलो ना, एएमएल की गाइडलाइंस को फॉलो ना करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देन दे अलाउ अनोनिमस डिपॉजिट, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज अनोनिमस डिपॉजिट अलाउ किसी भी केस में नहीं होते हैं। देन cooperatives issue at par checks even to non KYC compliant customers. So this option is also incorrect. And last question, last option, that these can be used for layering illicit transaction if not monitored is the correct option, because यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि correspondent banking की सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ अज्यूम की जा सकती है कि फॉर एग्जांपल दोनों में से अगर एक भी जगह ऐसी है जहाँ पे एएमएल क्या है थोड़ा सा वीक है, तो उस चीज का मिसयूज करके मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसलिए इसको रिस्की माना जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, दैट व्हाई इज द करेक्ट केवाईसी अप्रोच फॉर एसएचजी अंडर, सॉरी, व्हाट इज द करेक्ट केवाईसी अप्रोच फॉर एसएचडी अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमें करेक्ट केवाईसी अप्रोच क्या लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, CDD is required for all member for saving account. Option B, CDD is waived for credit linkage. Option C, only office bearer need CDD for account opening. And option D, no document are needed if amount is below 50,000. तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि जो ऑफिस बेरर हैं उनको अकाउंट ओपनिंग के लिए कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करवानी होगी, वरना आपको अगर वैसे नॉर्मल अगर आपने कोई अकाउंट ओपन करवाना है उसके लिए आपको किसी सेविंग अकाउंट के लिए कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है। एंड CDD इज़ वेव्ड फॉर क्रेडिट लिंकेज, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है कम्प्लीटली। इसके लिए हम CDD करवाते हैं, अगर आपको क्रेडिट लिंक करवाना है तो आपको कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करवाने की ज़रूरत होती है। एंड जो 50,000 वाली रिक्वायरमेंट है ये इनकरेक्ट है, ये ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, इन डिजिटल केवाईसी व्हाट फीचर हेल्प वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कस्टमर फोटोग्राफ। कस्टमर की फोटो की ऑथेंटिसिटी किस तरह से वेरीफाई करते हैं। तो क्या होता है कि जो हम डिजिटल केवाईसी करते हैं, राइट, उसके अंदर कस्टमर की फोटो वेरीफाई करने के लिए अब हम जो भी हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल हमारे पास आ रही है, लाइक मेटा डेटा के थ्रू या और भी AI टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनके थ्रू कस्टमर के डेटा को स्टोर किया जाता है। एंड दैट्स हाउ यू डू व्हाट यू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ कस्टमर इमेज। तो ऑप्शन ए AI फेशियल रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी एम्बेडिंग विद वाटरमार्क, CAF नंबर, GST कोऑर्डिनेट एंड टाइम स्टैम्प इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब आपकी फोटो डिजिटल केवाईसी में ली जाती है वहाँ पे लोकेशन और टाइम ये सब कुछ भी नोट करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिजिकल सिग्नेचर तो आएंगे नहीं, नई सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर अबव 50,000। मतलब अगर आप डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर कर रहे हैं अबव 50,000 तो उसके लिए कौन सी मैंडेटरी आपके ऊपर रिक्वायरमेंट लग जाती है। तो ऑप्शन है ब्रांच मैनेजर्स नेम, रिमिटर्स पैन, ऑप्शन सी एक्यूरेट ओरिजिनेटर नेम एड्रेस एंड अकाउंट नंबर, एंड ऑप्शन डी IFSC ऑफ बेनिफिशियरी बैंक। तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर
सी, रीजन क्या है कि आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि आपको अगर वायर ट्रांसफर करना है डोमेस्टिक वायर 50,000 से ऊपर का, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, और जो भी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसका फुल नाम, एड्रेस और जो भी अकाउंट की डिटेल है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन 16 क्या कहता है, व्हाट इज द मेजर कंप्लायंस कंसर्न फॉर बैंक वाइल हैंडलिंग क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर के केस में बैंक्स के ऊपर मेन कंसर्न क्या है। इसका ऑप्शन क्या क्या हमें दिए गए हैं, इंश्योरिंग कन्वर्जन टू लोकल करेंसी, सबसे पहले मतलब बैंक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योर करना कि लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो, या फिर जो भी प्रीवियस अकाउंट होल्डर हैं उनको आइडेंटिफाई करना, या फिर इंश्योरिंग कंप्लीट ओरिजिनेटर एंड बेनिफिशियरी इन्फो इज रिटेन एंड मॉनिटर, और डिसअलाउइंग बिलो 100। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है कि आपको देखना है कि पैसे ट्रांसफर कौन कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, एंड उनकी फुल इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास रिटेन्ड होनी चाहिए और मॉनिटर होनी चाहिए अच्छे से इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट ट्रिगर्स द नीड टू क्लोज एन ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी डिपॉजिट अकाउंट। मतलब अगर एक कोई अकाउंट है जिसकी ई केवाईसी हुई है तो उसका क्लोज करने की कौन सी कंडीशन है इनमें से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बैलेंस 25,000 से ऊपर हो जाता है। ऑप्शन टू, अगर आधार कार्ड सबमिट नहीं होता 30 डेज के अंदर। ऑप्शन थ्री, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस नहीं कंप्लीट हुई विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट। या ऑप्शन डी, इन अकाउंट रिमेन इनएक्टिव फॉर 60 डे। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट क्लोज करने की कंडीशन ट्रिगर होती है वो होती है कि अगर आपका कस्टमर ड्यू डिलिजेंस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब 1 ईयर का टाइम अलाउ करते हैं कि 1 ईयर के अंदर आपको फुल कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आधार की सबमिशन और इनएक्टिविटी जो है ये कंडीशन इनफ नहीं है फॉर क्लोजिंग द अकाउंट, एंड ये लिमिट भी क्या है, इनकरेक्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट मेक्स वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इक्विवेलेंट टू फेस कस्टमर ऑनबोर्डिंग अंडर केवाईसी रूल। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन जो वीडियो के थ्रू करते हैं उसको फिजिकल ऑनबोर्डिंग के इक्विवेलेंट किस तरह से किया जाता है, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है, वीडियो अगर हम सीआईपी कर रहे हैं तो उसमें हम रियल टाइम पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डायनामिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड अच्छे से जो भी आइडेंटिफिकेशन है कस्टमर की वो कर सकते हैं, इसलिए उसको फिजिकल ऑनबोर्डिंग के ही इक्विवेलेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। तो वही ऑप्शन है दैट इट इज डन इन रियल टाइम बाय ट्रेन्ड ऑफिसर विद स्ट्रिक्ट ऑथेंटिकेशन एंड ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, दैट व्हाई इज इट एसेंशियल टू रिडैक्ट आधार नंबर इन डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। तो ये आप बिना ऑप्शन देखे भी आंसर बता सकते हो कि आधार नंबर को ऑनबोर्डिंग के टाइम रिडैक्ट करना मीन्स उनको हाइड करना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन व्हाट, वी हैव टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर सेंसिटिव डेटा, इसलिए उस नंबर को रिडैक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी व्हेन नॉट यूजिंग आधार फॉर ऑथेंटिकेशन। फिर क्वेश्चन 20, इन द केस ऑफ वायर ट्रांसफर विच बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग केवाईसी ऑफ द कस्टमर। तो वायर ट्रांसफर के अंदर क्या होते हैं, पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। एक तो होता है ओरिजिनेटर का बैंक जो पर्सन ट्रांजेक्शन कर रहा है, एक होता है बेनिफिशियरी जो रिसीव हो रहा है, एंड देन वी हैव द इंटरमीडियरी। तो ओरिजिनेटर को अपने ओरिजिनेटर पर्सन की केवाईसी करनी होगी, बेनिफिशियरी को बेनिफिशियरी की केवाईसी करनी होगी, बट इंटरमीडियरी को केवाईसी करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट जस्ट नीड टू रिकॉर्ड द रीजन ऑफ वायर ट्रांसफर एंड उसके रिलेटेड सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई है या नहीं, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इंटरमीडियरी बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। देन क्वेश्चन 21, what is the customer due diligence approach for third party product like mutual fund buyer। म्यूचुअल फंड बाय अगर कर रहे हैं लोग तो उसके लिए क्या हमारी केवाईसी की अप्रोच रहने वाली है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की अप्रोच रहने वाली है। तो ऑप्शन है नो सीडीडी इज रिक्वायर्ड, दिस इज इनकरेक्ट। सीडीडी की रिक्वायरमेंट है इवन इफ इट इज अ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, ओनली सेबी रजिस्टर्स देम, सो बैंक हैव नो रोल। तो वही सेम चीज कि बैंक को भी करना होगा। देन आरबीआई maintained bank also do KYC for such customer, करेक्ट, एंड ओनली पैन इज नीडेड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि हम प्रॉपर केवाईसी करेंगे अगर थर्ड पार्टी कस्टमर में भी डील हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन 22 देखते हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड. मतलब कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है. वीडियो इज रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन इंडिया. यस, ये करेक्ट है. प्रिंटेड ई पेन इज एक्सेप्टेड. तो ये कंडीशन आप ध्यान से सोचो, क्या ई पेन आपको यूज करना अलाउड होता है वीडियो केवाईसी के अंदर. द आंसर इज नो. एंड आपको प्रिंटेड ई पेन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है. ठीक है. देन आधार क्यूआर इज वैलिड विद इन 3 days एंड क्वेश्चनर आर रेंडमाइज्ड फॉर ऑथेंटिसिटी. ये ऑप्शन करेक्ट है. एंड आधार क्यूआर कोड इज वैलिडेटेड विद इन 3 days. ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर इनवैलिड हो जाता है. Question 23. What precautions is essential when DSA are used for कार्ड सेल. मतलब हम अगर DSA की सर्विस ले रहे हैं कार्ड को सेल करने के लिए, तो उस केस में कौन सी हमें चीज का ध्यान रखना है. दे मस्ट सेल ओनली डेबिट कार्ड. नो प्रिकॉशन इज नीडेड. DSA शुड अंडरगो KYC एंड ड्यू डिलीजेंस एंड दे कैन ओपन अकाउंट डायरेक्टली. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है DSA के केस के अंदर, क्योंकि दे आर डायरेक्टली डीलिंग विद द पब्लिक. ठीक है. तो बैंक के कस्टमर एक्विजिशन के प्रोसेस में आते हैं, तो इसलिए उनको क्या करना होगा, KYC और ड्यू डिलीजेंस करवानी होगी. ये उनके लिए मैंडेटरी रहेगा. फिर क्वेश्चन 24. वाई मस्ट बैंक नॉट अलाउ कैश परचेजेज ऑफ ड्राफ्ट और नेफ्ट अबव 50,000. तो 50,000 से ऊपर क्या हम क्यों नहीं अलाउ करते, ताकि जो है लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर अनोनिमिटी को हम क्या कर सके, अवॉइड कर सकें. बिकॉज अगर 50,000 से ऊपर भी हमने ऐसे ही अलाउ कर दिया ड्राफ्ट परचेज करना, तो उसमें ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअली किस पर्सन ने बेनिफिट लिया उस चीज़ का. इस वजह से अलाउ नहीं किया जाता. देन क्वेश्चन 25. व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ अ स्मॉल अकाउंट अंडर PML रूल व्हेन ऑपरेशन बी सीज्ड. मतलब स्मॉल अकाउंट के अंदर ऑपरेशन कब सीज करने हैं आपको. सो फर्स्ट ऑप्शन इज valid for 12 months, must cease is no OVD after 24 months, valid indefinitely if balance limits, closed after 6 months by default and cannot be renewed. तो स्मॉल अकाउंट क्या था कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करनी, तो आपके पास अगर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं भी होता तब भी हम आपका अकाउंट ओपन कर देंगे आपको फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए, विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन कि आपकी कैश की विड्रॉल पे लिमिट होगी, आपकी बैलेंस के ऊपर लिमिट होगी, क्रेडिट के ऊपर लिमिट होगी. एंड आपको विद इन 12 मंथ क्या करना होगा, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा. अगर आप विद इन 12 मंथ नहीं कर पाते हो, बट आपने क्या किया, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट अप्लाई किया हुआ है, तो फर्दर आपको 12 मंथ्स और मिल जाएंगे. मीन्स टोटल 24 मंथ्स मिल जाते हैं. बट अगर फिर भी आप नहीं करते हो, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. फिर आता है क्वेश्चन 26. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेनिफिशियल ऑनरशिप आइडेंटिफिकेशन आर करेक्ट. मतलब बेनिफिशियल ऑनरशिप की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर LLP दोज विद 10% स्टेक मस्ट बी आइडेंटिफाइड. तो LLP की लिमिट मैंने आपको पढ़ाई थी इसी लेक्चर में. क्या है LLP की लिमिट, 10%. नो, कितनी लिमिट है, 15%. राइट. तो 15% की लिमिट है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. फिर लिस्टेड कंपनी आर एग्जाम्ड. लिस्टेड कंपनी एग्जाम थी, या कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी एग्जाम थी, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है. फिर उसके बाद बेनिफिशियल ऑनर मस्ट बी आइडेंटिफाइड इवन इफ फंड कंट्रोल इज इनडायरेक्ट. यस, आपको बेनिफिशियल ऑनर तो हर केस में आइडेंटिफाई करने ही होंगे. एंड इन केस ऑफ ट्रस्ट, ओनली ट्रस्टीज आर बेनिफिशियल ऑनर्स ऑलवेज. क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है कि सिर्फ ट्रस्टी नहीं होते हैं बेनिफिशियल ओनर, और भी कोई हो सकता है. तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, दैट ओनली दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बी एंड सी आर करेक्ट. ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग KYC प्रोसीजर फॉर VCIP आर इनकरेक्ट. हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कौन कौन सा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफलाइन आधार QR मस्ट बी वैलिडेटेड विद इन 7 days. तो 7 days वाली लिमिट जो है इनकरेक्ट है, बिकॉज आधार का QR कितने दिन में वैलिडेट करना है आपको, 3 days के अंदर करना है. राइट. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. देन इमेज ऑफ पैन मस्ट बी कैप्चर्ड एक्सेप्ट व्हेन ई पैन इज यूज्ड. तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिकॉज
पेन ई पेन अलाउड नहीं होता अंडर वीडियो CIP, तो दिस इज करेक्ट. देन यूज ऑफ प्रिंटेड ई डॉक्यूमेंट इज नॉट वैलिड फॉर VCIP, तो ये भी करेक्ट है. दैट लाइक ई पेन आप प्रिंट करके नहीं यूज कर सकते हो. देन वीडियो कॉल मस्ट बी ऑडिटेड बाय अ थर्ड पार्टी, दिस इज इनकरेक्ट. आपकी वीडियो कॉल ऑडिट नहीं होती है, बट वीडियो कॉल जो भी आप कर रहे हो दैट इज प्रॉपरली स्टोर्ड, ठीक है, दैट इज डन बाय अ ट्रेंड इंडिविजुअल ट्रेंड एजेंट. तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है. सो आपके हमें क्या बताना था, कौन से ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन A एंड D आर इनकरेक्ट. सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है. अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28. Which among the following requirement for proprietary firm is not applicable? मतलब KYC रिक्वायरमेंट प्रोप्राइटरी फर्म की कौन सी नहीं है, इसमें से हमें ये बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम टैक्स रिटर्न शोइंग फर्म्स इनकम, then utility bills in the name of the firm, certificate under Companies Act and IEC code issued by DGFT. तो इनमें से कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है. सो इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनको, राइट. देन उसके बाद यूटिलिटी बिल भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा फर्म के नेम के ऊपर. एंड सर्टिफिकेट अंडर कंपनीज एक्ट, अब ये कंपनीज एक्ट के अंदर अप्लाई होता है ना सर्टिफिकेट, प्रोप्राइटरी फर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता. देन IEC कोड इशूड बाय DGFT, अगर आपके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड है तो आप वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो. तो आपका ऑप्शन जो इनकरेक्ट है दैट इज योर ऑप्शन नंबर C. तो दिस इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन, ये अप्लाई नहीं होता. फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन वाई जुडिशियल पर्सन पोज अ हायर रिस्क ऑन मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क. मतलब अगर कोई जुडिशियल पर्सन है तो वो हाई रिस्क क्यों देते हैं, उसका कौन सा रीजन नहीं है, ठीक है. दे ऑफर अनोनिमिटी फॉर द रियल कंट्रोलर, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है. अगर हम किसी एंटिटी को यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांजेक्शन तो क्या हमारी रियल आइडेंटिटी हाइड हो सकती है, यस, ठीक है. बट इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम बेनिफिशियल ओनरशिप वाला रूल लाते हैं, बट फिर भी रिस्क रहता है, राइट. देन दे इन्वॉल्व मल्टीपल टैक्स एग्जम्पशन. तो अगर एक आप यूज कर रहे हो जुडिशियल एंटिटी होगी कंपनी पार्टनरशिप, तो क्या उनको टैक्स एग्जम्पशंस अवेलेबल होती है बहुत सारी. ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है. इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क हाई नहीं होता, ठीक है. देन फ्रंट एंड एग्जीक्यूटिव में बी अनअवेयर ऑफ इलिसिट एक्टिविटी, कहीं ना कहीं ये चीज ट्रू हो सकती है. बिकॉज क्या होता है कि जो लोग ऑनर्स हैं वो अपने स्टाफ को सब कुछ नहीं बता के रखेंगे, राइट. तो दिस इज करेक्ट. देन स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व बेनामी स्टेक होल्डर मीन्स दिखाया किसी और को जा रहा है बट एक्चुअली में कंट्रोल कोई और कर रहा है, तो बेनामी स्ट्रक्चर भी हो सकता है. तो ऑप्शन B जो है यहाँ पर इज नॉट अ रीजन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क. तो ऑप्शन B इज योर आंसर इन दिस केस. Now question 30. Which of the following wire transfer practices would be considered violation under KYC norm? तो कौन सी चीज को violation माना जाएगा, ये देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल्टरिंग पेमेंट मैसेज फील्ड टू हाइड पार्टी, क्या ये चीज अलाउड है, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. देन इंक्लूडिंग फुल नेम एंड एड्रेस, तो ये तो करेक्ट प्रैक्टिस है. बेनिफिशियरी बैंक मॉनिटरिंग एक्टिविटी, ये भी करेक्ट है. इंटरमीडिएटरी बैंक रिटेनिंग द ओरिजिनेटर इन्फो, ये भी करेक्ट है. तो आपका वायलेशन किस चीज को माना जाएगा, ऑप्शन नंबर A, दैट अगर आपने मैसेज को ऑल्टर कर दिया टू हाइड द आइडेंटिटी तो ये कंप्लीट वायलेशन, आपके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे इन दिस केस. तो इसी के साथ हमारी KYC रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी हमने रिवाइज कर लिया है. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको पूछे जा सकते हैं वो हमने रिवाइज किए. एंड हर क्वेश्चन के साथ आपको टॉपिक अच्छे से रिवाइज कराने की कोशिश की गई है. इसी तरह बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने आपको फुल कोर्स प्रिपेयर कराया है, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं एंड इसका बेनिफिट ले सकते हैं. तो कोर्स को इनरोल करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको PDFs चाहिए. एंड आपको अगर कोर्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट में डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है. सो आई होप आपको अच्छा लगा हो. आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बाय बाय.